Dear friends, Anupam Arana just informed me telephonically that the case which we did in 2009 in Shopian, Kashmir, where two women have been drowned and army people and police people were suspected to have raped and murdered these women on the basis of the doctors. CBI got conducted the second inquiry. Me as a chairman of the forensic team, assisted by Dr. Anupam Raina. And today, I was just surprised by the phone call of Anupam Raina. She informed me that doctors involved in creating that false report of the accused persons following the agitation in entire Kashmir for 45 days. Those doctors have been found guilty and removed from their services. I think many of you may not have seen this video because first time when I put it on the YouTube, I did not mention in the title the name, actual title, but a title in a different way. Now I am putting the same since the justice has been done. Please see it, enjoy it. Thank you very much. डॉक्टर बिलाल और निकात शाहीन चिल्लो को जम्मू कश्मीर सरकार ने किया टर्मिनेट। 2009 के शोपियां बलात्कार मामले में फर्जी सबूत पेश करने के आरोप में जम्मू कश्मीर के 2 डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को पाकिस्तान स्थित समूह के साथ कथित तौर पर सक्रिय रूप से काम करने और 2009 के शोपियां बलात्कार मामले में सबूत गढ़ने के लिए 2 डॉक्टर्स की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। 30 मई 2009 को शोपियां में 2 महिलाएं आसिया और नीलोफर एक नदी में मृत पाई गई थी, जिसके बाद आरोप लगाया गया था कि सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ बलात्कार किया है और उनकी बाद में हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत ढंग से पेश करने और साजिश रचने के इस मामले ने कश्मीर को 42 दिनों तक ठप कर दिया था और सिचुएशन टेंस हो गई थी। सीबीआई द्वारा मामले की जांच शुरू करने के बाद ही स्थिति में सुधार हुआ था। जांच के दौरान पता चला है कि दोनों महिलाओं के साथ कभी दुष्कर्म नहीं हुआ। डॉक्टर बिलाल अहमद और निकात शाहीन चिल्लो ने अपनी पोस्ट का दुरुपयोग करते हुए आसिया और नीलोफर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत साबित किया। अधिकारियों ने बताया कि 29 मई 2009 को दुर्घटनावश डूबने से इनकी मृत्यु हो गई थी। सोर्सेज की माने तो दोनों का अंतिम उद्देश्य सुरक्षा बलों पर बलात्कार और हत्या का झूठा आरोप लगाकर असंतोष पैदा करना था। जांच से पता चलता है कि तत्कालीन सरकार के शीर्ष अधिकारियों को तथ्यों के बारे में जानकारी थी, जिसे आसानी से दबा दिया गया, जबकि कश्मीर उस समय जल रहा था। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर टी.डी. डोगरा आज जो कहानी आपको बताने वाला हूँ वह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। नाम इत्यादि जगह का नाम, व्यक्तियों के नाम एथिक्स को ध्यान के रखते हुए उनको छुपाया गया है, लेकिन कहानी 19 वो सत्य है, उसकी सत्यता पे किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं है। ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें इन्वेस्टिगेशन के सारे अंगों का जो यहाँ दिए गए हैं उन सब का अंश, उन सब का भाग है, और उनको कैसे करना है और कैसे करते हैं वो सब बड़ा स्पष्ट से समझ में आता है। इसलिए हर व्यक्ति को और हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इसे अवश्य देखना चाहिए। ये एक सभा है जहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है और इसी प्रोटेस्ट के संदर्भ में सीबीआई ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि मैं जल्दी से उनके बताई हुई जगह पे तुरंत पहुँच जाऊँ। संडे का दिन था, मैं आराम कर रहा था, लेकिन मुझे आदेश हुआ कि मैं 2-3 घंटे के भीतर
वायु सेवा से, हवाई जहाज से मैं वहाँ पहुँचूँ। बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। मैं चला गया और सीन विजिट पे पहुँच गया और वहाँ पे मैंने अनुपम रैना जो ऑलरेडी वहाँ पे थी उनको सम्मान करके अपने पास बुला लिया। सीन पे जाने के बाद में एक नदी है जो आप देख रहे हैं। इस नदी के, हर नदी की तरह दो किनारे हैं। एक गांव किनारे के बाईं तरफ है और दाईं तरफ वहाँ पे खेती की ज़मीन है। तो एक परिवार ने किसी दूसरे परिवार से अच्छी खासी एक खेती की ज़मीन खरीदी। इसको देखने के लिए उस गांव के जो परिवार था जिसने खरीदी थी, उनकी दो औरतें, उनकी देवरानी और जेठानी, दोनों शाम को उस जगह को देखने के लिए, क्योंकि उत्सुकता थी उनके मन में कि देखें वो जगह कैसी है, कितनी उपजाऊ है, वहाँ पे किस तरह का फ्रूट्स या खेती की जा सकती है। वो शाम को जाती हैं तो अक्सर ये जो नदी दिख रही है आपको सामने, नाला दिख रहा है, उसको नाला बोलते हैं वो, तो इस नाले में इतना पानी हमेशा बहता रहता है। देखने में तो ये बहुत कम लग रहा है, लेकिन ये 3 फुट तक गहरा है। तो अक्सर लोग, गांव के लोग, पत्थरों पे पैर रख के, जैसा यहाँ भी आप देख रहे होंगे, इसी पॉइंट से उन्होंने क्रॉस किया है, तो पत्थरों पे पैर रख के वो नाले को पार करके और दूसरी तरफ निकल जाते हैं। हालांकि दो पुल हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे की तरफ लकड़ी का पुल है और 1 किलोमीटर सामने की तरफ पक्का पुल है, ब्रिज है, मोटरेबल ब्रिज है। लेकिन उन लोग उस ब्रिज का उपयोग नहीं करते, क्योंकि साधारणतया उसको क्रॉस करने में काफ़ी समय लग जाता है, तो इस नाले को वो सीधा पार कर लेते हैं। तो उन्होंने भी इस नाले से पार के अपनी जगह पे गए, कोई 5 या 10 मिनट वहाँ रुके और फिर वापस आ गए। और जहाँ पे हम लोग हैं उस जगह तक लोगों ने उनको आते हुए देखा। उसके बाद वो कहाँ गई ये पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह, जब उसी दिन रात को, सुबह नहीं, उसी दिन रात को लोग इकट्ठा हुए, उनके घर वाले सब आए और उनकी तलाश शुरू हुई। रात को 12 बजे तक वो ढूंढते रहे, लेकिन उनको, उन औरतों का कोई पता नहीं चला। सुबह तो सब ने मिलकर डिसाइड किया, पुलिस वाले भी थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ छोटी छोटी जो लाइट्स होती हैं, बैटरीज की लाइट जो होती हैं, वही मात्र थी, और उनसे इतने अंधकार में, अंधेरे में उनको ढूंढना मुश्किल लग रहा था। इसलिए निर्णय लिया कि सुबह हम अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे जैसे ही पो फटती है वापस इकट्ठे होंगे और उनको ढूंढेंगे। ऐसा ही उन्होंने किया। दूसरे दिन सुबह आए और वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे उन्होंने उन दोनों की बॉडी को पाया। पुलिस ने अपने चार्ज में लिया, पोस्टमार्टम कराया, पब्लिक में कमोशन हो गया बहुत ज़्यादा। तो उसके 4 पोस्टमार्टम हुए। भिन्न डॉक्टरों ने 4 बार उसके पोस्टमार्टम किए और चारों ने एक ही स्वर में कहा कि साहब, इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, रेप हुआ है, और रेप होने के बाद में इनका मर्डर कर दिया गया है। और उस मर्डर के कारण को उन्होंने बताया कि इनको हेड इंजरी है, हेड में इंजरी हुई है, और वो उन्होंने कर दिया। अब हेड इंजरी हो गई, 2 लेडीज़ को मार दिया, जिनमें से एक अनमैरिड थी और दूसरी शादीशुदा थी। देवरानी जो थी वो अनमैरिड थी, और जो उसकी भाभी थी वो मैरिड थी, बच्चों वाली थी। तो ये एक बहुत बड़ा कांड वहाँ पे हो गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। काफ़ी पब्लिक ने एक्साइट हो गई, पब्लिक कमोशन काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो हड़तालें जैसा होता है अपने यहाँ कि इस तरह की घटना होती है तो प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, वहाँ भी प्रोटेस्ट शुरू हुए। उसी तरह के एक प्रोटेस्ट का मैंने फ़ोटो भी दिखाया। उसके बाद पुलिस ने अपनी इंक्वायरी शुरू की। उनका सीमन रखा था, उनका स्वाब रखा था विजयना से, तो
तो वो स्वाब को भेजा गया और उसमें सीमन प्रेजेंट है ऐसा करके लोकल लैब से रिपोर्ट आ गई। अब जब सीमन प्रेजेंट है ऐसा लोकल लैब से रिपोर्ट आ गई तो अब पक्का हो गया कि उनका रेप हुआ है। अब रेप हुआ है तो पब्लिक इमोशन और बढ़ गया, तो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये बात सेंटर तक पहुंची और सेंटर ने वहाँ के हाई कोर्ट ने तुरंत सुओ मोटो इस केस को अपने अंडर इन्वेस्टिगेशन में ले लिया। एक दो कमीशन बैठे थे पर उसके बाद इन्होंने तुरंत हाई कोर्ट ने सुओ मोटो इसको अपने हाथ में लेकर के और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि सीबीआई इस केस को हैंडल करे। तो सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर जो थे वो मौके पे पहुंचे और मौके पे पहुंच करके उन्होंने वहीं से मेरे को फ़ोन किया था कि भाई इसी नाले के पास से कि मैं तुरंत वहाँ पे पहुँच जाऊँ, और मैंने वैसा ही किया। पहली फ़्लाइट जो प्राइवेट एयरलाइंस की अवेलेबल थी वो लेके मैं श्रीनगर पहुँच गया और वहाँ से फिर हम इस मौके पे पहुँचे और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके, क्योंकि अनुपमा वहीं थी बाय द वे, तो मैंने कहा चलो उसको भी बुला लेते हैं, मेरे असिस्टेंट का काम कर लेंगे। इसके बाद जो है मैंने पूछा कि भाई इन बॉडीज़ का हुआ क्या है। सारे जांच करने के बाद और यहाँ का सारा करने के बाद मैंने वहाँ से सैंपल ऑफ वाटर जो इस नाले का था उसको प्रिजर्व किया, सैंपल ऑफ सॉइल, और जो सॉइल नीचे की उसके थी नाले की वो सॉइल भी ऐसे इस तरह से कई सैंपल इकट्ठे करके प्रिजर्व करके मैंने सीबीआई को दे दिए कि वो इन्हें मेरे ऑफिस में पहुंचा दें। तो ये करके और मैं आ गया। उसके बाद में तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं आप वापस आइए, तो दोबारा से फिर मैं वहाँ पहुँचा ये 2-3 दिन बाद। तब तक अनुपमा भी वहीं थी, तो चारों पोस्टमार्टम को पढ़ा गया। सब में कॉमन काज ऑफ डेथ था, न्यूरोजेनिक शॉक और साथ में रेप एंड मर्डर। ये चारों पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक ही तरह की रिपोर्ट थी, कोई विशेष अंतर नहीं था। तो उसके बाद हमने 29-28-9 को मैंने पहुंच के वहाँ पे कहा कि साहब आप इनका एग्जीमेशन करवाइए। जब मैंने एग्जीमेशन की बात की तो वो एग्जीमेशन के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने कहा कोर्ट में जाइए, आप हाई कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन डालिए तो हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा। तो हाई कोर्ट ने फर्स्ट इंस्टेंस पे मना कर दिया कि नहीं हम ऑर्डर नहीं करेंगे। अगर डॉक्टर डोगरा चाहते हैं तो वो पब्लिक से बात करके और सेकंड पोस्टमार्टम कर दें, क्योंकि वो बॉडियाँ ज़मीन में गाड़ी गई थी, जलाया नहीं गया था, उनको गाड़ा गया था। अब ये बड़ी समस्या थी। उसके बाद में फिर पिटीशन डाला, मैंने कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिख के दी, अपना रीज़न एक्सप्लेन किए कि मुझे क्यों सेकंड पोस्टमार्टम करना है, मुझे क्यों डेड बॉडीज़ को एक्सह्यूम करना है। तो वो सब कारण पढ़ के कोर्ट ने कहा ठीक है इट इज़ अलाउड, लेकिन आफ्टर टेकिंग कंसेंट जो है वो जो उनके रिश्तेदार हैं और बाकी लोग हैं उनकी कंसेंट होने के बाद में आप डेड बॉडीज़ निकाल सकते हैं, एक्सह्यूम कर सकते हैं और अपना पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से जो हमारे साथ में आईजी थे इंचार्ज, उन्होंने पब्लिक से बात की और उन्होंने जैसे तैसे उनको मनाया और फाइनली वो एग्री हो गए कि शर्तों के साथ में। पहली शर्त उनकी ये थी कि भाई हम वहाँ प्रेजेंट होंगे जब आप एक्सह्यूम करेंगे। हमने कहा ठीक है। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि हमारे आदमी भी वहाँ पे पोस्टमार्टम के टाइम में प्रेजेंट होंगे। तो हमने कहा नहीं, हम हर व्यक्ति को तो अलाउ नहीं करेंगे, पर तुम्हारे चॉइस के किसी भी डॉक्टर को हम अलाउ कर देंगे। तो वो मान गए कि ठीक है हमारे डॉक्टर जो है वो आपके पास रहेंगे। तीसरी उनकी शर्त थी कि भाई हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे ईमानदारी से एक कॉपी आपको दे देंगे। वो उसके लिए मान गए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर होगा आपको बॉडी ज़मीन से निकालने का,
वो हम करेंगे आपके निरीक्षण में, आपकी प्रेजेंस में, आपके जैसा कहेंगे, लेकिन उसको आप लोग हाथ नहीं लगाएंगे एग्जीबिशन में, वो सारा हम करेंगे, हमारे आदमी करेंगे। हमने कहा ठीक है। तो इस तरह से इन शर्तों को मानते हुए हमने एग्जीबिशन का समय तय किया और हम एग्जीबिशन के लिए वहाँ पे पहुँच गए। तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्योंकि एग्जीबिशन के लिए हमेशा मजिस्ट्रेट जो है, यहाँ तो 3 मजिस्ट्रेट थे और वो डॉक्टर भी जो उनके चॉइस के थे, जो वहाँ पे पार्टी थी जो मतलब इस चीज़ को हाथ में लेकर के चल रही थी, उनकी तरफ से भी एक डॉक्टर वहाँ पे पहुँच गए। और मेरी तरफ से मैं पूरी अपनी टीम लेके आया था, जिसमें मेरे डॉक्टर थे 4 और साथ में 3-4 लोग CFSL के भी हम लाए थे साथ में, सो दैट एक जॉइंट टीम रहे तो उससे काम करने में आसानी होगी। 28/9 को हमने ये एग्जीबिशन शुरू किया। ये वो जगह है जहाँ पे जहाँ एग्जीबिशन हमने किया, ग्रेवयार्ड है। और ऐसे गैरिडा में टेम्पररी हमने इवनिंग में शामियाना बनाया। इस शामियाने में सब एक मॉर्चरी क्रिएट की गई, क्योंकि बिल्कुल गांव के साथ लगा हुआ था। तो अगर इस तरह से नहीं करते तो ओपन में अच्छा नहीं लगता था, और वैसे भी चीज़ें प्रॉपर करने की जरूरत, थोड़ी आदत है। तो आप देख सकते हैं लाइट चल रही है, तो ये समय है। और ऐसे करके ये हमने ये उस वक्त के सूरज का हमने नेक्स्ट मॉर्निंग में जब हम गए तो उस वक्त का फोटो है। ये सब लोग वहाँ पे हमारी मदद कर रहे हैं ग्रेव को आइडेंटिफाई करने में और वहाँ से जो बॉडी है उसको निकालने में। ये बॉडी को हमने बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद में हमने लोकल एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर से ये एक्सरे मशीन लेकर के बॉडी के सबसे पहले एक्सरे किए गए। और एक्सरे करने के बाद में ये सारे एक्सरेस थे, ये चेस्ट का भी है, पेल्विस का भी है, एब्डोमेन का, हैंड्स का, नीज का, तो सारी बॉडी के एक्सरे लिए गए। तो हमें कोई उसमें चोट नज़र नहीं आई। ना बॉडी एज यूजुअल जैसे कपड़े में होती है, दफनाने के टाइम में जो कपड़ा वगैरह लपेटा जाता है वो सब था वहाँ पे। बॉडी जो है बिल्कुल एडिपोसीट फॉर्मेशन में थी, मम्मीफाइड थी। और लेफ़्ट साइड जो है वो मम्मीफाइड था और लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी में थोड़ी सी एडिपोसीट फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं वो भी थी। और डिकम्पोजिशन, ऑटोलाइटिक चेंजेस, ये सब पोस्टमार्टम चेंजेस रहते हैं डेथ के बाद जो होते हैं, और ये हमें टाइम सिंस्ड डेथ का पता लगाने में मदद करते हैं। तो वो सब उसमें प्रेजेंट थे। और ये बॉडी का ऑटोलाइसिस आप देख सकते हैं, ये भी है, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी है। और स्कैल्प जो है वो बिल्कुल ड्राई था और उसके अंदर 6 सेंटीमीटर लंबा एक वुंड था। इसी वुंड को उन्होंने कॉज ऑफ डेथ मान लिया था। ये जो लेसेटेड वुंड दिख रहा है आपको, जो 6 सेंटीमीटर के करीब था, उसी को कारण, मृत्यु का कारण उन्होंने माना। लेकिन इसके नीचे कोई हेमेटोमा या ऐसा नहीं दिख रहा था ज़्यादा, और ब्रेन भी इंटैक्ट था। ये स्कल देख सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि स्कल खुला ही नहीं था। तो हेड इंजरी या न्यूरोजेनिक शॉक कहना है, उन्होंने कहा कैसे जब आपने स्कल खुला ही नहीं, स्कल बिल्कुल इंटैक्ट था। और नेजल बोन्स जो फ्रैक्चर वगैरह दिखाए गए थे वो कुछ भी हमको इस सेकेंड पोस्टमार्टम पे एक्सह्यूमेशन पे नहीं मिला। लंग्स इंटैक्ट थे, जबकि वहाँ बताया गया था कि उन्होंने निकाले लेकिन वो अंदर ही थे। और जब हमने जेनिटल ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन किया तो उसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो ये था कि हाइमन इंटैक्ट था। हाइमन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं था। वो नंबर 1 केस में जो है पहला केस हम देख रहे हैं, 2 लेडीज थी ना, तो पहले वाली लेडीज से देख रहे हैं, ये देवरानी की बात है। तो उसके कोई किस तरह का हाइमन एब्सोल्युटली इंटैक्ट था और किसी भी तरह की वहाँ पे कोई इंजरी नहीं थी। ये आप उसका फोटो देख सकते हैं
कि और रादर ये हाइमन सेप्टेड था। कई तरह के हाइमन इतने प्रकार के रहते हैं। ये जो बीच वाला हाइमन है इसमें ऊपर टॉप लेयर में, उसको सेप्टेड बोलते हैं, जो 2 भागों में डिवाइड होता है। तो इनके सेप्टेड हाइमन था जो यहाँ पे आपको फोटो में बड़ा क्लियर दिख रहा है। 2 होल है, एक ऊपर होल है, एक नीचे होल है, एक ऊपर होल नीचे आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का सेप्टेड हाइमन हमको उसमें मिला। ये सब हमने निकाल करके फॉर्मलिन में जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उसमें इन सबको प्रिजर्व कर लिया। सारे ऑर्गन जो थे उनको भी हमने प्रिजर्व कर लिया, और प्रिजर्व करके हमने इनको सील करके फॉर्मलिन में डाल के सील करके, और उसके अलावा ये जो सैंपल है स्कैल्प हेयर का, सॉइल सैंपल, स्वैब एंड स्मीयर वेजाइना, टीथ, यूट्रस, वेजाइना इटसेल्फ जो है, स्कैल्प हेयर जो है, स्टर्नम है, दोनों फेफड़े, और सॉइल, कंट्रोल ऑफ सॉइल एंड डस्ट, जितना एक मटेरियल हमको चाहिए होता है वो सारा मटेरियल हमने अलग अलग बोतलों में बंद करके और प्रॉपर प्रिजर्वेटिव यूज़ करके उनको अपने साथ ले लिया। टाइम सिंस डेथ हमने कहा कि करीब 4 मंथ के आसपास है, क्योंकि एडिपोसीड फॉर्मेशन और मम्मीफिकेशन दोनों डेवलप हो चुके थे, और काज ऑफ डेथ हम उस वक्त नहीं दे पाए। हमने कहा इसको बाद में देंगे, पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद में। ना डिसेक्शन ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज़ जो हमने एग्जामिनेशन के टाइम में, एग्जामिनेशन के बाद पोस्टमार्टम के टाइम में रखे थे, उसको भी लिया गया। और जो पहले पोस्टमार्टम में विसरा प्रिजर्व किए थे हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस के लिए, उसको भी लाने के लिए हमने रिक्वेस्ट कर दी सीबीआई को। तो ये सारा सामान जो है ये मेरे ऑफिस में पहुंच गया, और वहीं उसी ऑफिस में मैंने, ये मेरे साथी हैं, मैं हूँ, अनुपमा है, और CFSL के लोग भी इसमें हैं। ये पूरी टीम डिसेक्शन से पहले हम लोग इस तरह से बैठ करके फिर एक एक टिश्यू निकाल के सबके सामने हमने उसको डायसेक्ट किया। ना एक बॉक्स नंबर 1 को खोला गया पहले, फिर उनको जो ऑर्गन्स थे उसमें उनको निकाला, सैंपल ऑफ सील से मैच भी किया, जिससे ये सारी प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि चेन ऑफ कस्टडी जो है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। वो चेन ऑफ कस्टडी अगर कहीं भी आपकी डिस्टर्ब हो गई तो आप कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये वही स्लाइड है, उस टिश्यू से ली है जिसको आप क्लेम कर रहे हैं। तो इसलिए चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करने के लिए हम हर जगह उसको सील करना प्रॉपरली, सैंपल ऑफ सील साथ में देना, और अपने पास भी उसका रिकॉर्ड रखना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमने वहाँ साइट से सीबीआई को दिए, सीबीआई अब लेकर के मेरे ऑफिस में आ गई। अब मैं अपने ऑफिस में अपनी सील से उनको सील्स को मैच करूँगा, देखूँगा कि वो इंटैक्ट हैं, तो फिर उनको खोलूँगा, और फिर हर ऑर्गन की जो बॉटल्स होती हैं जिसमें रखा जाता है उनको भी उसी तरह सील किया जाता है। तो एक फुल प्रूफ टेक्निक, मेथड हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें इसको हमने कन्वीनियंस के लिए केस 1, केस 2, केस A, केस B कर दिया है। तो ये केस A को जब खोला तो उसकी यूट्रस एम्प्टी थी, कुछ उसमें हमें उसमें नहीं मिला था, और ये सारे मटेरियल हमने सबके सामने खोले, और हाइमन जैसे था यहाँ भी इंटैक्ट था, और वेजाइनल वॉल जो थी वो भी नॉर्मल थी, एंटीरियर कमिशर, रुगोसिटी वगैरह जो रहती है, जो साइन होते हैं। लेकिन वो हाइमन जो है हमारा, जिसको हम कह रहे थे सेप्टम है हाइमन का, वो सेप्टम नहीं निकला। अब ये सेप्टम क्यों नहीं निकला वो हम बताएंगे आपको। एक्चुअली ये हाइमन ओपनिंग जब हमने एग्जामिन की प्रॉपरली, नीचे बैकग्राउंड में एक ब्लू कलर का बैकग्राउंड दे करके, तो पता चला, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दुनिया के नक्शे की तरह शेप आ रही है। तो वो एक्चुअली सेप्टा नहीं था, जो कि वेजाइनल ओपनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये एक तरह का और वैरायटी का हाइमन होता है जिसको बोलते हैं क्रिब्रिफॉर्म हाइमन। क्रिब्रिफॉर्म हाइमन का मीनिंग है कि 100%, 1000% वो वुमेन जो है वो वर्जिन है। पहले 100% वर्जिन था मैं वहाँ पे सेप्टेड हाइमन के कारण कि वो वर्जिन है, पर अब इसके एग्जामिनेशन के बाद में आई वाज 1000% श्योर कि ये वुमन वर्जिन है।
और अगर ये वर्जिन है तो फिर सेक्सुअल असाल्ट का या रेप का जो एलिगेशन लगाया गया और जो सीमन की रिकवरी दिखाई गई वो सब गलत है। तो ये सब अलग अलग स्थितियों में, परिस्थितियों में उसको हमने दिखाया है हाइमन को। और ये रुगोसिटी, तो रुगोसिटी भी वर्जिनिटी इंडिकेट करती है, जो कि वेजाइनल वॉल के ऊपर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में लंग्स का डिसेक्शन किया गया, तो लंग्स में हमको एक्सपेक्ट मिला। और उसके बाद में जो एक टिपिकल फाइंडिंग्स पेटिकल हेमरेजेज होती हैं एस्फिक्सियल डेथ्स के, वो सारी की सारी हमें लंग्स पे मिली। और उसके अलावा लंग्स के अंदर जो है सरफेस पे ही नहीं, लुमिनल भी, मतलब डीप सब्सटेंस में भी लंग्स के, फेफड़ों के, हमें सारी वो एविडेंसेस मिली जो कि एस्फिक्सियल डेथ और ड्राउनिंग में होती हैं। ये पेटिकल हेमरेजेज हैं, ये भी पेटिकल हेमरेजेज हैं, सिल्वरी स्पॉट्स भी थे, और देन कॉटन स्वाब जो थे वो उसमें से लिए गए। जो ट्रेकिया था वो इंटैक्ट था। इसका नया उन्होंने लंग एग्जामिन किए थे, नहीं ट्रेकिया को देखा था, तो उन्होंने कैसे कह दिया ऐसे, बड़ा एक आश्चर्य का प्रश्न था। तो ट्रेकिया में मड पड़ी थी। ट्रेकिया जो, ये पहले केस ए की बात कर रहे हैं हम, आसिया जान कह दीजिए इसको, नहीं केस ए की बात कर रहे हैं हम। तो उसमें फिर ल्यूमिनल पेटिकल हेमरेजेस भी थी, जैसे मैंने देखा है। ये फॉरेन मटेरियल, मड्डी मटेरियल भी ल्यूमन्स में था, लंग्स के अंदर जो सांस लेने की चैनल होती है उसी में नली के जो आगे भाग होते जाते हैं उसमें मड्डी मटेरियल भी था। और ये पेटिकल हेमरेजेस भी उसी के अंदर थी। तो लंग की सरफेस पे ब्लैब ऑन द सरफेस ऑफ लंग, लेकिन ये ब्लैब पोस्टमार्टम चेंजेस के कारण नहीं थे, बिकॉज नीचे की एलोलाई को जब एग्जामिन किया गया तो वहाँ हमें ब्लड की एविडेंस और साथ में मतलब रप्चर्ड एलोलाई जो है वो मिली। तो हमने ये कहा कि नहीं, ये पोस्टमार्टम चेंज नहीं लगता, ये एंटीमार्टम में मृत्यु के बिफोर है। और इतने सारे सैंपल हमने कलेक्ट किए और इनको बाद में एनालाइज करना गया, क्योंकि ड्राउनिंग में एक बड़ी स्पेसिफिक चेंज होते हैं। एक तो ये कि पानी जो है वो फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में जाने से वहाँ से एब्जॉर्ब होता है बड़ा फास्ट, तो उसी से फिर ब्लड या डाइल्यूट हो जाता है, और उस डाइल्यूट ब्लड से जो है जो आपका ब्लड के सेल है वो नष्ट हो जाते हैं, पोटेशियम रिलीज होता है और डेथ हो जाती है, या चोकिंग से डेथ हो जाती है। तो कई तरीके हैं जिसमें ड्राउनिंग से डेथ हो जाती है। लेकिन ये निश्चित है, प्राय निश्चित होता है अगर टिपिकल ड्राउनिंग से आदमी मरा है कि भाई उसके फेफड़े में पानी और पानी के अंदर जो दूसरे सब्सटेंस हो जाएंगे। तो पानी में ज़्यादा क्या मिलता है, मिट्टी, सराउंडिंग मिट्टी, इसलिए हम उस वक्त मिट्टी के सैंपल लाए थे, किनारे से मिट्टी के सैंपल और रिवोलेट के बेस से सैंपल। तो उन सैंपल्स को लेकर के हमने उनके फाइबर्स जो हैं उसमें देखे कैसे हैं। तो इस तरह का एक स्पेसिफिक फाइबर जो मिल रहा है ये एक्चुअली वेजिटेबल सोर्स का होता है। क्यों, आपने देखा होगा कि कहीं भी बरसात के रीजन में काफ़ी वेजिटेशन होता है और बरसात के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन उनके जो फाइबर होते हैं वो वही मिट्टी में मिले हुए रह जाते हैं। तो वो प्राय पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर तरह का एक प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो उनके फाइबर्स वहीं रहेंगे। तो वो फाइबर्स आपको मिट्टी में मिलेंगे और वो फाइबर्स पानी रिवुलेट जा रहा है उसके अंदर भी मिलेंगे, और उसमें कोई डूबा है और वो पानी फेफड़ों में गया है तो संभावना है कि वो फाइबर्स में मिले, और ये फाइबर हमको दोनों में यहाँ मिल गए ना। ये कई स्लाइड हैं जहाँ सब में आप देखेंगे कि सिमिलर तरह के फाइबर दोनों स्लाइड में। एक तो सैंपल ऑफ अर्थ जो हमने कलेक्ट किया था, उसके अलावा हमें ये एक छोटा जीव मिला जो अक्सर पानी में होता है, पानी के किनारे पे होता है, और पानी जब बहुत गति से बहता है तो पानी के अंदर आ जाता है। और इसी तरह से ये एक बोतल है जिसके अंदर कुछ काला मटेरियल पड़ा हुआ था, क्योंकि हमने वो चीज़ भी मंगवा ली थी जो उन्होंने पहले पोस्टमार्टम पे जो सामान प्रिजर्व किया था, जो विसरा प्रिजर्व किया था, उसको भी हमने करवा लिया। सब टिश्यूज़ का हमने हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिनेशन किया, तो उसमें ऑटोलाइटिक चेंजेस मीन्स जो पोस्टमार्टम चेंजेस होते हैं ऑर्गन्स में, उसकी एविडेंसेस थी, ये जो इसमें स्लाइड्स में दिखाई दे रही है। तो
लंग टिश्यू में वो हमें मिले ना। उसके अलावा हमने डीएनए प्रोफाइल किया, क्योंकि वहाँ जहाँ पे ये केस हुआ था वहाँ की लैब ने सीमन पॉजिटिव दिया था। जब उन्होंने सीमन पॉजिटिव दिया तो हमने डीएनए किया उसका, क्योंकि उस वक्त डीएनए सब जगह होता नहीं था। तो जो डीएनए प्रोफाइल रेज किया तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई कि डीएनए प्रोफाइल तो रेज हो रहा है, लेकिन ये डीएनए प्रोफाइल जो है, 2 डीएनए प्रोफाइल रेज हो रहे हैं, एक मेल का एक फीमेल का। लेकिन फीमेल का जो प्रोफाइल है, डीएनए का प्रोफाइल, वो मृतिका जो है, जिसके लिए कहा जा रहा है ये कि डॉक्टरों ने एक स्वैब इकट्ठा किया, उससे मैच नहीं कर रहा है। यानी कि ये वेजाइनल स्वैब जो उन्होंने इकट्ठा किया था वो उस औरत का नहीं था जो मृत थी। हमारे पास ये जो औरत मृत थी, तो जब उसका है ही नहीं तो ठीक है, तो किसी और सोर्स का होगा। तो वो सोर्स तो अपने आप सीबीआई पता चलाएगी। तो हमने यही ओपिनियन दिया कि ये इस औरत का स्वैब नहीं है, क्योंकि इसमें इस औरत का डीएनए नहीं है, इस आदमी का डीएनए है। और वो जो बाकी लोगों से मिलाया गया था, क्योंकि उस वक्त तक उन्होंने पुलिस के और आर्मी के काफ़ी लोग अरेस्ट भी कर रखे थे जो उस आसपास के एरिया में थे, तो किसी से मैच भी नहीं कर रहा था वो। तो और सबसे बड़ी बात है कि जब वो औरत का डीएनए उसमें है ही नहीं, डीएनए निकल रहा है तो वो किसी और औरत का निकल रहा है, इस औरत का नहीं है। तो ये दोनों के केस में था, दोनों औरतों के अंदर डीएनए निकल रहा है, लेकिन वो डीएनए उनसे मैच नहीं कर रहा है। तो हमने संभावना जताई कि ये जो स्वैब्स हैं किसी और के हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने और मैं अनुपमा जो है, ये सारे सैंपल्स ये हमने दिखाया है कि कैसे, क्योंकि हर चीज़ का प्रूफ रखना, ऐसे केसेस में हमको हर चीज़ प्रूफ रखना पड़ती है। तो हम बराबर उन चीज़ों के फ़ोटो लेकर कर रहे थे, ये मैं और अनुपमा। हमारे पास डाइटम्स की फैसिलिटी नहीं थी, तो हम लोग इसको हरियाणा की लैब में ले गए, करनाल में। तो वहाँ ले जाते, वहाँ का फ़ोटो उनकी पोस्ट का, फिर ये उन्होंने हम हैंड ओवर कर रहे हैं, तो सारे प्रूफ रखने पड़ते हैं, तो हैंड ओवर करने के प्रूफ हैं। फिर वहाँ पे हमने अपनी प्रेजेंस में ही उनसे डाइटम्स करवाए। तो हमने देखा कि सारे डाइटम्स मिल रहे हैं, जो पानी के अंदर वहाँ डाइटम्स मिले जो हम पहले दिन लाए थे, और जो फेफड़ों में निकले वो वैरायटी सेम थी। तो एक स्लाइड नहीं, कई स्लाइडों में और कई तरह के डाइटम्स जो है वो उसमें हमें मिले, और वो बिल्कुल मैचिंग थे। अब ये प्रूव करता है कि वो औरतें दोनों ही किससे मरी हैं, ड्राउनिंग से। तो ये दिखाया गया है कि यहाँ से कैसे पानी जो है वो या तो पेट में जाएगा या फेफड़ों में जाएगा, दोनों जगह से एब्जॉर्ब होकर लीवर से होते हुए या फेफड़ों से फेफड़ों की जो सांस लेने की एयर सैक्स होते हैं वो फट जाते हैं, और वहाँ ब्लड वेसल ओपन हो जाती है। उस ओपन ब्लड वेसल से पानी अंदर चला जाता है, और पानी अपने साथ में डाइटम्स भी ले जाता है, और वो हार्ट में जाकर के सारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सो प्राय आपको हर ऑर्गन में हर जगह पे डाइटम मिल जाएंगे। डाइटम एक्चुअली सिलिकॉन का बना होता है, इसलिए वो किसी चीज़ में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो हम टिश्यू को लेके नाइट्रिक एसिड में घोलते रहते हैं तब तक, जब तक कि वो सारा घुल नहीं जाता। तो जो बाकी शेष बचेगा वो है जो नाइट्रिक एसिड में घुलता नहीं, तो वो डाइटम है। सिलिका की कोटिंग होती है इसमें, सिलिका यानी कि जो आपके कंप्यूटर में सब जगह यूज़ होता है वही सिलिका, उसकी कोटिंग होती है उस पर। तो वो सिलिका कोटिंग बहुत हार्ड होती है, वो किसी से भी ख़त्म नहीं होती। उसको माइक्रोस्कोप के नीचे करके हम देख लेते हैं, बड़ा आसान सा तरीका होता है, बट टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी टाइम लेता है। तो ब्रीफ में ये सब फाइंडिंग थी कि भाई जो पोस्टमॉर्टम चेंजेज हैं, ममिफिकेशन वगैरह, एडिपोसिड फॉर्मेशन, वो सब टाइम से डेथ से बिल्कुल मैच करती हैं। एक लेसरेट वुंड है लेकिन वो फैटल नहीं है, और एक्सेस स्कल वगैरह पे कहीं भी कोई एविडेंस नहीं है जैसा कि पोस्टमॉर्टम में मेंशन किया गया था। और कोई यहाँ पे इंट्राक्रेनियल ब्रेन के अंदर हेमरेज का, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि ब्रेन उसका तब तक 4 महीने तक इंटैक्ट था, तो उसमें कोई एविडेंस नहीं है। और नेक के स्ट्रक्चर वगैरह सब जो है सब इंटैक्ट है। कहीं पे कोई ऐसी एविडेंस हमको नहीं मिल रही है जिससे हम ये कह सकें कि ये कॉज ऑफ डेथ हो सकता है। लंग्स में सारी फाइंडिंग्स जो हैं
पल्टा हेमरेज, पेटिकल हेमरेजेस सब जो है, जो हमने आपको बताई हैं, वो सब वो फाइंडिंग्स हैं जो एक क्लासिकल केस ऑफ ड्राउनिंग में मिलते हैं। तो सारी की सारी फाइंडिंग मिल रही थी। वेजाइनल रेगोसिटी प्रेजेंट थी, डायटम टेस्ट पॉजिटिव था, मीन्स पानी के डायटम्स और शरीर के विसरा से निकाले हुए डायटम्स, जगह जगह से डायटम्स निकाले हुए, हड्डी से भी, लंग से भी, लीवर से भी, सबसे वो सारे आपस में मैच कर रहे हैं। तो इस तरह हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई ये केस जो है ड्राउनिंग का है, और इसमें ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग है इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, ये इन लेडीज़ का कलेक्ट किया हुआ नहीं है। तो वो सारी जो वेजाइनल स्लाइड्स भी रखी गई थी उनसे भी हमने डीएनए रेज किया था, और इसी तरह हमने जो बॉडी बी थी उसका भी एग्जीमेशन किया उसी हिसाब से जैसा पहले वाले हमने इसका ए का किया, और उसमें वैसे ही सब चीज़ें, ये दूसरी बॉडी है, ठीक है। और ये जब इमीडिएटली निकालते हुए थी वो साफ़ की हुई थी, ये बिल्कुल जैसे निकाल रही है। और यहाँ पे एक्सरे उसके भी लिए गए, हेड के, पेल्विस के सारे एक्सरे सब नॉर्मल थे, कहीं किसी एक्सरे में किसी तरह का कोई हमें नज़र नहीं आया। बाहर से बॉडी वैसे ही ढकी हुई थी जैसे पहले वाली ढकी हुई थी। डिकम्पोजिशन की जो एविडेंस है जो वैसी की वैसी उसी इतनी ही थी जितनी पहले वाली बॉडी में थी। और ये बॉडी का फ़ोटो है, हमने इन फ़ोटो ले लिए थे। फिर स्कैल्प नॉर्मल था, स्कल नॉर्मल था, ब्रेन लिक्विफाइड था, प्रेजेंट था और लिक्विफाइड था, और स्कल खोला नहीं गया था। नो एविडेंस ऑफ इंटरक्लेम्ब्रिज, कोई एविडेंस थी नहीं, खोले नहीं गया। ये देखें आप, स्कल एकदम से इंटैक्ट है, यहाँ हम खोल रहे हैं, हमारा टेक्नीशियन खोल रहा है, ये ब्रेन लिक्विफाइड इसमें विजिबल है। अच्छा, बोथ लंग्स प्रेजेंट एंड वर शंकन, ठीक है। ये दोनों फेफड़े उससे अंदर पड़े थे, तो फेफड़ों जब उसके अंदर ही पड़े हैं तो इसका मतलब पोस्टमार्टम टाइम में निकाला नहीं। उन्होंने हमें लंग्स की एक सैंपल भेजा कि साहब उनका है, जबकि उसमें अभी दिखाएंगे आपको, वो देखेंगे आप, उसमें लंग्स थे ही नहीं, ठीक है। बाकी लेबिया मेजरा वगैरह सब, क्योंकि इस बी केस के बच्चे थे तो इसमें कोई उस तरह की फाइंडिंग नहीं थी। आप देख सकते हैं जो फाइंडिंग पहले वाले केस में थी, बिकॉज ये मेरिट थी, इसने बच्चे दे रखे थे तो नेचुरली हेमन वगैरह सारी फाइंडिंग चेंज हुई थी और वो उससे कंसिस्टेंट थी। तो इसी तरह से हमने सैंपल जैसे पहले रखे थे इस केस में भी रखे, और वो सब दिया। 10 टाइम्स से डेथ ऑलमोस्ट सेम था, दो कॉज ऑफ डेथ हमने पेंडिंग रखा। उसी तरह से हमने इसका करके और विसरा वगैरह जो हम कलेक्ट करके लाए थे और जो हमें CFSL से प्राप्त हुए थे उनका फिर डिसेक्शन किया। लंग्स में प्राय सिमिलर फाइंडिंग्स हमको इसमें मिली। आप देख सकते हैं पेटिकुलर हेमरेज प्रेजेंट हैं, ये पल्टा हेमरेज प्रेजेंट है जो बड़ी स्पेसिफिक होती हैं ड्राउनिंग की, और ये ब्लेब जो फट गया है, सिस्टिक ब्लेब जो बना है लंग में, और फिर उसके बाद पेटिकुलर हेमरेजेस लंग्स में और ट्रेकिया में सब जगह, और सब जगह हमको मड मटेरियल भी काफ़ी मात्रा में मिला है। आप देख सकते हैं ईसोफेगस में मड मटेरियल था, ये लंग की सरफेस पे पेटिकुलर हेमरेजेस थी, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं पेटिकुलर हेमरेजेस और मड। और ये लंग में जो ट्रेकिया है उसके अंदर भी काफ़ी मड भरा हुआ था, ये मड मटेरियल दूर नीचे तक स्टमक तक जा रहा था। और ये सब मड मटेरियल का फिर हमने आइसोलेट किया इनको और मैचिंग किया उसी फाइबर के लिए। इनके फिसरा प्रिजर्व किए के नाम पे उन्होंने कहा हमें लंग्स किए हैं, ये लिखा हुआ था इस पर लंग्स, ये जो पहले पोस्टमार्टम में उन्होंने किए थे। पर जब हमने इन लंग्स को सो कॉल्ड एलेज्ड लंग्स है ना, एलेज मतलब उन्होंने अपनी तरफ से लंग्स प्रिजर्व किए हैं, तो लेकिन जब हमने खोला लंग तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, इंटैक्ट थे, तो उससे पेटिकुलर हेमरेज वगैरह थी। तो ये देखा हार्ट के पीस है, ये साफ इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये हार्ट के पीस है। और इस हार्ट पे बड़ी मैसिव पेटिकुलर हेमरेजेस, पल्टा हेमरेज की तरह ही हेमरेज, बड़े बड़े चकत्ते जो आपको काले काले नज़र आ रहे हैं वो हेमरेज है जो स्पेसिफिकली ड्राउनिंग जैसी सिचुएशन में, एस्फिक्शियल सिचुएशन में आपको दिखाई देते हैं। तो ये सब फर्दर कंफर्म करता गया कि ये ड्राउनिंग से है। बाकी सब जगह ऑटोलाइटिक चेंजेस यानी पोस्टमार्टम चेंजेस प्रेजेंट थे, और
पल्मोनरी एडिमा भी था। लकीली वाटर वाज स्टेइंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। इसोफेगस वगैरह में जैसे वो दिख ही रहा है आपको, ये एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ये लंग टिश्यू में माइक्रोस्कोप के अंडर, और इसोफेगस में कंजेशन दिखाई दिया। तो डीएनए प्रोफाइलिंग में वही था कि जो स्लाइड्स थी उसमें फीमेल डीएनए था, पर वो फीमेल डीएनए डिकीज का नहीं था, बॉडी बी का नहीं था। तो इसलिए इस केस में भी कोई रेप का या किसी चीज़ का नहीं था। इस केस में भी जैसे पहले मैंने दिखाया कि सब टिश्यूज़ में हमको वो फाइबर, वेजिटेबल फाइबर मिले, ये काफ़ी मात्रा में है, इसमें भी देखें आप, है ना, काफ़ी मात्रा में है ये फाइबर्स। तो ये कंफर्म करते हैं कि वही पानी उसमें एंटर किया। डायटम टेस्ट जो हमने करवाए, वो डायटम टेस्ट में भी सेम जो है टाइप्स मिली और सेम मैचिंग, बिल्कुल मैचिंग। थोड़ा सा एक दो डायटम्स का फ़र्क है, बाकी सब सेम डायटम्स एंड सेम मैचिंग सिचुएशन, टिश्यूज़ में भी और वाटर में भी। तो इस तरह से देख के हमें लगा कि भाई, और एक्सरे सब एवरीथिंग जो भी थी वो नॉर्मल निकली उसमें से केस बी में। तो इसमें भी हमें एक हमारा ओपिनियन बहुत सटीक था कि दोनों की डेथ जो है वो हुई है आपके इसमें एस्फिक्सिया से, बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग, और जो डीएनए उन्होंने निकाला था या सीमन जिसको बताया था वो सीमन नहीं था, वो डीएनए भी जो है उन लेडीज से लिया हुआ नहीं था, यानी कि वो जो स्वैब बनाए गए थे वो उससे नहीं लिए गए थे, वो किसी और सोर्स से आए जिसका बाद में सीबीआई को पता भी चला। और वो किसी डॉक्टर ने थोड़ा बिकॉज रीजन्स नॉन टू हिम ओनली, बेस्ट नॉन टू हिम ओनली, हिम और हर ओनली, वो किसी भी दूसरे पेशेंट से निकाल करके और वो दे दिए गए थे, ये सिद्ध करने के लिए कि जो वो बात लिख रहे हैं वो सही है। लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई, सत्य लोगों के सामने आया, रिपोर्ट सबमिट की गई। हाई कोर्ट को विश्वास नहीं हुआ हम पे, उन्होंने बुलाया और कहा कि आप इसको प्रेजेंट करेंगे हमारे सामने। तो हमने उनके सामने ये प्रेजेंट किया। तो ये कॉपी जो यहाँ पे है, ये वही कॉपी है जो हमने हाई कोर्ट में प्रेजेंट की बिफोर हाई कोर्ट, और उसके बाद में हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। लेकिन बाहर जब हम निकले तो बहुत पब्लिक थी, और उस पब्लिक ने डेमोन्स्ट्रेशन किया और हमारे सामने उस पोस्ट पर हमारी गाड़ी के खड़ा करके उसके सामने इस रिपोर्ट को जलाया गया। तो उसका एक जो है फ़ोटो क्लिक कर लिया गया। तो इस तरह से हमारे पास रहा। तो बस इतना ही। और इस तरह से इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों को, पब्लिक को, इसको जो नेता लोग थे जिन्होंने इस इशू को इशू बनाया, उन्होंने धोखा अपने आप को दिया, पब्लिक को दिया। उसमें कितना जान माल का नुकसान हुआ, कंट्री का नाम कितना बदनाम हुआ, आर्मी और पुलिस वालों के लोग जिनको पकड़ा गया उनका कितना नुकसान हुआ, मानसिक और अदरवाइज आल्सो। ये बाय द वे अगर इसको दोबारा से ये हमें नहीं बुलाया जाता तो शायद नतीजा क्या होता वो कहना मुश्किल है। तो इस तरह भी हम सत्य को सामने ला सकते हैं फॉरेंसिक के द्वारा, फॉरेंसिक मेडिसिन के द्वारा। धन्यवाद, नमस्कार।